गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो एक सीधी लाइन पर अगर मास ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे तो ऐसे एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था और उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत थी क्योंकि एक ही लाइन पर मास बॉडीज रखे हुए थे। लेकिन अगर कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिया हो जैसा अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा एक सिस्टम है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस पर एक मास बॉडी रखा हुआ है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसा ले लिया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा ही मिले कि सारे मास बॉडीज का मास एक बराबर है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर है, इसके हर वर्टेक्स पर एक एक मास बॉडी रख दिया गया है 2 किलोग्राम का। तो इस अरेंजमेंट का, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें पता लगाना है कहाँ पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास पता लगाने के लिए किस जगह पर होगा, यानी इसकी पोजीशन पता लगाने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने होंगे। तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लो कि वो हैं एक्स सी एम एंड वाई सी एम। ठीक है, एक्स सी एम और वाई सी एम मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्स सी एम और वाई सी एम इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, वाई सी एम। तो एक्स सी एम और वाई सी एम की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो फार्मूला तो हम जानते ही हैं कि एक्स सी एम के लिए क्या फार्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2। इसमें 3 मास बॉडीज हैं तो m3 x3 यहां तक जाएगा। और फिर क्या करते हैं, मास ऑफ द होल सिस्टम से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्स सी एम हो गया, इसी तरह से वाई सी एम क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। ठीक है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट। अभी इसको मास से डिवाइड करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूला में m1 m2 m3 तो हमें पता ही है, बट x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये क्या है, तो ये जो मास बॉडीज हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो डिफरेंट मास पार्टिकल्स रखे हुए हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x और y कोऑर्डिनेट्स जब हमें पता लगाने हैं तो पहले हमें एक ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ है, उसके रेस्पेक्ट में हम x और y कोऑर्डिनेट्स पता लगाएंगे और फिर ये एक्स सी एम और वाई सी एम का जो फार्मूला है इसके हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हैं। तो कहीं पर हमें पहले ओरिजिन मानना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन का चॉइस आर्बिट्ररी होता है, यानी हम अपने हिसाब से कहीं पे भी मान सकते हैं। तो ऐसा ओरिजिन जानबूझकर लिया जाता है कि जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, या क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है पहले से ही कि ओरिजिन कहाँ पर है, तो उसी पॉइंट को ओरिजिन मानकर फिर हमें करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ओरिजिन को मान लेंगे कहाँ पर, जहाँ m1 रखा है, मान लो यहाँ पर हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक है, और इधर मान लिया हमने एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में मान लिया एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमने मान लिया अपना वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो ओरिजिन पर जो मास पार्टिकल है m1 उसके कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, x1 y1, यानी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा 0 0, क्योंकि m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, m1 ओरिजिन पर ही रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट होगा 0 0। और m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस वाली लाइन पर ही रखा है और 1 मीटर का हमारा ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1 और x वाली लाइन पर है इसलिए y कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो ये हमने m2 के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को, ये O है, मान लो ये इधर A है, और m3 जहाँ रखा है उसको मान लिया B है। ठीक, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी जहाँ m2 रखा है वो भी हमें मिल गए। B के कोऑर्डिनेट्स हमें अभी पता लगाने हैं, तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो B का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यहाँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस ट्रायंगल के बेस पर। तो ये मान लो यहाँ पर आया n, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ON जो डिस्टेंस होगी वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, किसका, B पॉइंट का।
और ये वाली जो डिस्टेंस होगी इधर, ये मान लो है बी एम, ये वाला पॉइंट है एम, तो बी एम जो डिस्टेंस है वो ओ एन के बराबर है, वो क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लो हम ओ एन, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओ एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ओ एन और ओ एम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ओ एन की वैल्यू क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओ एन तो हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, और जो बी एन होगा, बी एन कह लो या ओ एम कह लो, वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया जाए। ये साइड 1 मीटर है और ये यहाँ पर हमारा 1/2 मीटर है, तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कितना आ जाएगा, रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, यानी कि रूट 3/4, तो मतलब कितना आ गया, रूट 3/2। तो ये इसका एक्स कोड, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ओ एन और ओ एम जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे बी पॉइंट के, वो हमें मिल गए। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा हो गया 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया रूट 3/2। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब हमारा ये जो फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, इसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, इधर ये फार्मूला है। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो XCM, देयरफॉर XCM हमारा क्या आ जाएगा, M1 X1। तो M1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये M1 की वैल्यू है, ये M1 है। M1 M2 M3 सभी 2 किलोग्राम है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। ठीक है, तो X1 यानी कि M1 का X कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0, ये M1 X1 हुआ, प्लस M2 X2। M2 X2 क्या होगा, M2 भी 1 ही था, X2 यानी उसका X कोऑर्डिनेट क्या था, 1 था। फिर M3 वो भी 1 किलोग्राम था और उसका कोऑर्डिनेट क्या था, जो भी हमने निकाला 1/2 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 + 1 तीनों मास बॉडीज 1 किलोग्राम के हैं। YCM भी इसी तरह से आ जाएगा, 1 इंटू 0, पहला वाला तो ओरिजिन पे था तो इसका Y कोऑर्डिनेट भी 0 है, फिर 1 इंटू रूट 3/2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या था इसका देखना पड़ेगा, ये हाँ वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया हमारा। और मास से डिवाइड कर देना है पूरे सिस्टम के मास से, तो M1 M2 M3 इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा, 3 किलोग्राम। तो इसकी हेल्प से हम XCM अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो XCM हमारा आ जाएगा, इसको चेक कर लेना एक बार, 1/2 मीटर, मीटर में अगर लेंथ दिया हुआ था ट्रायंगल के साइड का तो मीटर में ही आंसर होगा। और YCM क्या होगा, YCM की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट 3। इसको चेक कर लेना, अपने आप से करके देखना। तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, XCM YCM इज इक्वल टू 1/2 1/2 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारे मास बॉडीज हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो कहाँ पर रखें, उनकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऐसा ही एक एग्जांपल है, इसमें स्क्वायर हमने ले लिया, ट्रायंगल के स्क्वायर कोई भी शेप हो सकता है, ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसे एग्जांपल्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि M1 M2 M3 और M4 4 मास बॉडीज ले लिए हमने। ठीक है, और सपोज उनके मासेस हैं 1 किलोग्राम और ये स्क्वायर है, इसके साइड्स हैं मान लो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए क्या है। तो इसमें भी वैसे ही क्या करेंगे, इधर हम अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, यहाँ पर मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये ओरिजिन हो गया। इसके बाद में ये तो आसान है, स्क्वायर है तो सबका हम निकाल लेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 1, और ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें यहाँ पर
पाइथागोरस थ्योरम चाहिए? नहीं चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से यहाँ तक और इधर y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 1,1। ठीक है, तो तीनों चारों जो पार्टिकल्स थे उनके हमने निकाल लिए हैं x और y कोऑर्डिनेट्स, और फिर अपना xcm और ycm हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक छोटा तुम्हें एक्टिविटी भी सजेस्ट करेंगे। वो क्या है कि क्या करना कि मान लो कि यहाँ पर इसको हटा देना, इस वाले पार्टिकल को अगर हटा देंगे फिर कितने बचेंगे? 1, 2 और 3। फिर सेंटर ऑफ मास निकाल कर देखना क्या आता है। फिर एक बार क्या करना कि अभी हमने जैसे एग्जांपल के लिए सब जगह 1 किलोग्राम लिया है, तुम यहाँ पर लेना 2 किलोग्राम, फिर करके देखना तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, हमेशा एक से नहीं रहते हैं। सिर्फ शेप देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे ये हमारा स्क्वायर शेप है, तो अगर हर कॉर्नर पे एक जैसा मास रखा है, मान लो 1 किलोग्राम रखा है या 2 भी रखा हो, ठीक है, ये एक्टिविटी है तुम्हारे लिए, इसको तुम चेक करके देख सकते हो। क्या एक्टिविटी है कि अगर हम मान लो कि एक स्क्वायर लेते हैं, जरूरी नहीं स्क्वायर हो, बस ऐसे ही समझने के लिए, मान लो कि हमने एक स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर के हर कॉर्नर पर अगर हम एक जैसा मास रखेंगे, एक जैसा मास अगर रखेंगे तो तुम कैलकुलेट करके देखोगे कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है वो इस स्क्वायर के सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कब? जब m1, m2, m3, m4 सब एक बराबर होंगे। लेकिन अगर किसी भी एक मास को हमने वैल्यू चेंज कर दिया, मान लो कि ये सारे मास बॉडीज m थे पहले, ये m था, ये भी m था, ये भी m था और ये भी m था, ये चारों अगर m थे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा स्क्वायर के सेंटर पे। लेकिन अगर किसी एक को भी हमने चेंज कर दिया, मान लो इसको हमने 2m कर दिया या इसको 2m कर दिया, किसी एक को भी अगर चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ मास अब स्क्वायर के सेंटर पे नहीं आएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कहीं और पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको m रखा, इसे 2m कर दिया, तो तुम बोलोगे हाँ बात तो वही है, 3m है, एक 2m है, तो कहीं पे भी रखो, यहाँ या यहाँ रखो, लेकिन ऐसा नहीं है। मास किस जगह पर कितना है, इस पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिपेंड करती है। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो सिर्फ सिस्टम में कितना मास है उस पर ही नहीं, बल्कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कौन सा मास किस पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऐसे अगर देखोगे इस वाले केस में जिसमें किसी एक को हमने 2m किया हुआ है, तो तुम्हें लगेगा हाँ बात तो वही है, 3m है और एक 2m है, तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 2m वाला कौन सा है, उन चारों में से कौन सा वाला 2m है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इसको तुम खुद से करके देखना। तो ये सारा जो डिस्कशन हमारा सेंटर ऑफ मास का हुआ, उसके बेसिस पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर मास देख सकते हैं। क्या है ये? हमारे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहली बात तो वही है कि सेंटर ऑफ मास हम क्यों, हमें जरूरत पड़ती है, ये इस डिस्कशन के बिगिनिंग में ही बताया गया था कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ती है। सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, एक ऐसा हमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट चाहिए जो पूरे सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब कर सके, तो वो है सेंटर ऑफ मास। तो पहला पॉइंट तो यही है हमारा कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें पड़ती है, इसलिए सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ, ये वाला। फिर दूसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रेगुलर यूनिफॉर्म एंड ए होमोजीनियस बॉडी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका याद रखना है, रेगुलर यूनिफॉर्म एंड ए होमोजीनियस। रेगुलर यूनिफॉर्म मीन्स जो हमारे रेगुलर शेप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्फेयर है, ये सब क्या है? रेगुलर और रेगुलर शेप्स हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस का मतलब है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, सब जगह एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे अभी एग्जांपल में बात कर रहे थे कि चारों कॉर्नर पे एक जैसा मास है, तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, शेप तो रेगुलर था ही, स्क्वायर था तो रेगुलर शेप हुआ, बट यहाँ एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और नहीं लिखा, एंड वो होमोजीनियस भी होना चाहिए मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वाले केस में चारों कॉर्नर्स पे एक जैसा मास रखा हुआ था, स्क्वायर था, तो यूनिफॉर्म भी था और होमोजीनियस भी था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास जो उस बॉडी का जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहीं पर आता है। जैसे अभी बोला था ना कि स्क्वायर के सेंटर पर आएगा, तो स्क्वायर का सेंटर क्या है? वो है सेंटर ऑफ जियोमेट्रिकल सिमेट्री।
वो उस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है। बट अगर हमने किसी एक मास को 2m कर दिया या एक मास को वहां से हटा दिया तो शेप तो रेगुलर है, यूनिफॉर्म है, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन फिर होमोजीनियस नहीं रहा। किसी एक का मास 2m कर दिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस नहीं रहा, तो अब सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना कि अगर रेगुलर शेप का बॉडी है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पर ही आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे एक यूनिफॉर्म मास वाला स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पर होगा। ठीक है, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, तीसरी बात को समझना इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मे और मे नॉट बी इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम स्फीयर लेते हैं, अगर मान लो हमने एक स्फीयर लिया, चलो सपोज ये हमारा स्फीयर है, ये मान लो हमने एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, तो स्फीयर है, इसमें पूरे पूरे शेप में सब जगह वॉल्यूम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पर होगा, यानी इस बॉडी के अंदर है सेंटर ऑफ मास। ठीक, लेकिन अगर स्फीयर की बजाय अगर हमारे पास होता है एक रिंग, स्फीयर की बजाय अगर हम एक रिंग ले लेते हैं, सपोज ये एक रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके, ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा इसका। ठीक है, लेकिन अब अगर देखो तुम इस सेंटर ऑफ मास को ये रिंग वाले केस में, और इधर क्या था हमारे पास, इधर था स्फीयर, तो स्फीयर के केस में जो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर का मास सब जगह ऐसा फैला हुआ है, यहाँ अंदर सेंटर ऑफ मास है। बट रिंग का जो मास होता है वो कहाँ होता है, वो इसके किनारों पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो बीच में तो ये तो खाली जगह है। ठीक है, ये जो है ये एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस में आ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास एम्प्टी स्पेस में है, यानी कि ये बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे स्फीयर वाले केस में इनसाइड द बॉडी है। ठीक है, बट रिंग वाले केस में इनसाइड द बॉडी नहीं है, ये बीच में जो खाली जगह है उसमें है, उसको हम इनसाइड द बॉडी नहीं बोलेंगे, वो एम्प्टी स्पेस में आ रहा है। समझ में आई बात। और चौथी बात तो जैसे अभी जो बोला था कि एक्टिविटी है उसको करके देखना, उसी से क्लियर हो जाती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज कर दिया तुमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर चेंज कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी।